नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी मैराथन मोड में तैयारियां कर रही है। प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर पर हरियाणा को जहां गुजरात मॉडल में तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं अब पार्टी के अंदर भी कई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं। पीएम आवास पर बीती रात हुई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में फैसला हुआ कि हरियाणा बीजेपी को कुछ दिनों में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। साथ ही हरियाणा समेत आधा दर्जन राज्यों की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बनने हैं। इसको लेकर भी पार्टी नेतृत्व मंथन कर रहा है। खबर है कि बैठक में प्रदेश अध्यक्षों पर मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। ऐसे में क्या है बीजेपी की ग्रैंड तैयारियां और इन तैयारियों के पीछे की क्या है सियासी रणनीति, ये सवाल है। तो बीजेपी की मैराथन तैयारियां क्या कहती हैं, सियासत के लिहाज से भी चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कमजोर मृतप्राय कांग्रेस हो चुकी है उस पर यह तैयारियां कितनी भारी पड़ती नजर आएंगी। क्या कांग्रेस कमबैक कर पाएगी, क्या इस स्थिति में होगी बीजेपी की तैयारियों के आगे, ये तमाम सवाल हैं। और बीजेपी की आगे की तैयारियां दूरगामी, इसके प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेंगे और सियासी पटल पर पार्टी को इसका कितना फायदा होने वाला है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी हर काम और फैसले में इतनी तेजी दिखाती है, अमूमन बाकी सियासी दल अभी इसमें बहुत दूर हैं। बात पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की है। हालांकि लोकसभा, विधानसभा और प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते इस बार संगठनात्मक फैसलों और ऐलान में कुछ देरी क्या हुई। अचानक प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार रात को पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की बैठक हुई। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मौजूदा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल हुए। फैसला ये हुआ कि 20 अप्रैल के तुरंत बाद कभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 साल से ज्यादा वक्त से कार्यकाल विस्तार पर चल रहे हैं। ये जब भी संगठन का निर्णय होगा, जब ये काम होगा और 13 प्रांतों में अब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। आने वाले समय में भी बाकी के जो बचे उन सब की नियुक्ति आने वाले समय में होगी। आप एक बार फिर से तैयार हैं कमान लेने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। जिसको भी वो जिम्मेवारी मिलेगी वो अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करेगा। गौरतलब है कि इस बैठक के बाद बीजेपी की संगठनात्मक गतिविधियों को अब बहुत जल्द पूरा किया जाना है। हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले प्रदेश अध्यक्षों पर भी फैसला होना है। ऐसे में अगर पार्टी की टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि 20 अप्रैल के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो जाए, तो इसका मतलब ये कि हरियाणा समेत करीब आधा दर्जन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी किसी भी वक्त सामने आ सकता है। और हाँ, पीएम के यहाँ हुई मीटिंग में इस पर भी मंथन और सर्वसम्मति बनी कि युवा टीम बनाई जाए, क्योंकि अगले 2 साल में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी पंख फैलाकर इस बार पूरे देश पर उड़ना चाहती है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बीजेपी की मैराथन तैयारियां क्या कहती हैं, बड़ी रणनीति किस तरफ इशारा कर रही है और आगे के जो सियासी कदम है वो किस ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, तमाम सवाल हैं। दिवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरह की तैयारियां बीजेपी के अंदर खाने देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा? हरियाणा में भी इसको लेकर भी नाम फाइनल हो चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। क्या कुछ सुगबुगाहट चल रही है पार्टी के अंदर? देवेंद्र जी सौरभ, देखिए, संगठनात्मक चुनाव शुरू हुए थे, दिल्ली विधानसभा से पहले चल रहे थे। दिल्ली विधानसभा के साथ साथ संगठनात्मक चुनाव निकाय की तैयारी हरियाणा में हो रही थी। देखिए, बूथ लेवल की जो कमेटियां हैं, मंडल के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष तक भी बन गए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने थे। प्रदेश अध्यक्ष के बाद, क्योंकि राज्यों से ऊपर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होता है उसकी तैयारी थी, लेकिन किसी वजह से
ये काम लेट चल रहा था और जेपी नड्डा जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका 1 साल से ऊपर ज्यादा उनका विस्तार काल चल रहा है, उनको एक्सटेंशन दी गई है। लेकिन चूंकि पार्टी का संविधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समय पर उसका चुनाव होना चाहिए, एक प्रक्रिया है जो निचले स्तर से शुरू होती है, जैसे बूथ लेवल से, उसके बाद मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन चूंकि अलग अलग चुनाव आ गए थे इस बार, चुनाव की वजह से या जैसे दिल्ली चुनाव में बहुत पार्टी का जोर रहा था, पूरी कोशिश थी कि चुनाव जीतना है और जीत लिया, उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, तो संगठनात्मक चुनाव में देरी हुई है। अब आप देखिए बीजेपी की काम करने की संस्कृति देखिए, आनंद फानंद में किसी को, आज मेरे को लगता है मीडिया में कहीं खबर नहीं है, लेकिन पीएम आवास पर कल रात को मीटिंग हुई है जी। मतलब तुरंत देखिए बड़े बड़े नेता आए, लेकिन उसके लिए तैयारियां होती है, किसी को कानो कान खबर नहीं। पीएम आवास पर रात को बैठक हुई है, तमाम बड़ी जो लीडरशिप है वो लोग मौजूद थे। उसमें फैसला ये हुआ है कि 20 अप्रैल के तुरंत बाद किसी भी टाइम, मतलब 20 अप्रैल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना जरूरी है, क्योंकि पार्टी के लिए आगे की प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं जिनको क्रियान्वित करना है। तो उस हिसाब से लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी होगा ना जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष अभी 13 जगह पे, जैसा मोहनलाल बड़ोली बता भी रहे थे, 13 जगह पे तो चुनाव हो चुका है प्रदेश का, बाकी राज्यों में होना है। लेकिन उनमें देखिए हमारे जो यूपी है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, इस तरह के कुछ बड़े राज्य हैं जहां अभी प्रदेश देश का चुनाव नहीं हुआ। चूंकि हरियाणा पर नजर है हमारी, हरियाणा में सारे चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी की बल्ले बल्ले, बीजेपी चढ़ती कला में है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हुआ है हरियाणा में बीजेपी का चुनाव में, तो हाईकमान भी खुश है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव समय पर होना जरूरी है ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को संपन्न कराया जा सके। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी टाइम अगर 20 तारीख के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना, तो आज 17 तारीख हो गई है, तो मेरे को लगता है अगले 1, 2, 3 दिन में, 4 दिन में राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनमें हरियाणा भी है, उनका प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर की पार्टी की अपनी अंदरूनी योजनाएं हैं, कहां किसको कैसे काम करना है, किसको कैसे काम देना है, उसका रिजल्ट किस तरीके का चाहिए। तो बीजेपी उस तरह की पार्टी है, मेरे को नहीं लगता पिछले 10-20 साल में हमने कोई सियासी पार्टी को देखा होगा इतना अंदरूनी तौर पर, इतनी मतलब इतना होमवर्क होता हो, इतनी मीटिंग्स होती हो, इतने फैसले लिए जाते हो और फैसलों पर तुरंत अमल होता हो। बिल्कुल महेश, जो तैयारियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, पहले मैं हरियाणा से ही शुरुआत करना चाहूंगा। हरियाणा में मोहनलाल बड़ोली के हाथ में फिलहाल कमान है, किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या बड़ोली को दोबारा ये जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर कोई और चेहरे हो सकती हैं? अब सवाल ये भी पैदा हो जाएगा कि बड़ोली अगर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? किन किन नामों पर मंथन चल रहा है, किन किन नामों पर चर्चा हो सकती है संभावित? महेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल मोहनलाल बड़ोली को यहाँ पर एडजस्ट किए जाने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से एक बार फिर यानी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नायब सिंह सैनी सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन उसके साथ ही प्रदेशाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे मोहनलाल बड़ोली, उनका परफॉर्मेंस भी चूंकि एक टीम वर्क होता है तो बेहतरीन माना गया। एक बार फिर से हारी हुई बाजी को भारतीय जनता पार्टी ने अगर जीत लिया है तो फिर यकीनन फिर टीम के जो फ्रंट लीडर्स हैं, जो सबसे बड़े चेहरे सामने खड़े थे, उन चेहरों को थोड़ी वरीयता देना पार्टी की भी मजबूरी है। और ऐसा एक एपिसोड जरूर यहाँ पर सामने आया है, जो यौन शोषण का मामला जो है मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ जो है सामने आया हिमाचल की धरती से, जिस तरह की पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और उसके बाद जिस तरीके से उसका निपटान किया गया, जिस तरीके से बाद में पीड़िता को ही जो ये बताया गया कि पीड़िता दरअसल एक साजिश रच रही थी और एक गिरोह का हिस्सा थी और उसके बाद मोहनलाल बड़ोली को ट्रैप किया गया, दुनिया को ये बताया गया। तो फिलहाल हम उसी बात को आखिरी स्टेटमेंट मान लेते हैं कि एक गिरोह था जो कि मोहनलाल बड़ोली को ट्रैप किया हुआ था, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन मोहनलाल बड़ोली का एक तरीके से फाइनल हो चुका था, उस पर ब्रेक लग गए थे। अब चूंकि वहां से रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है, यौन शोषण के आरोपों से एक तरीके से बरी कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, उन्हें झूठा करार दे दिया गया है, तो ऐसे में मोहनलाल बड़ोली को ही रिपीट करने की संभावनाएं सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं
हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ये भी बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर कही जाती है कि आखिरी मिनट पर भारतीय जनता पार्टी में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल हरियाणा के जो रणनीतिकार हैं, जो हरियाणा से जुड़े रणनीतिकार हैं, वो इस ओर साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि मोहनलाल बड़ोली ही एक बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। उन्हें उनके परफॉर्मेंस का जो फल है वो दिए जाने की जरूरत थी, चूंकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे सोनीपत से। उसके बाद विधानसभा की टिकट मोहनलाल बड़ोली चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि मोहनलाल बड़ोली विधानसभा का टिकट चाहते थे लोकसभा हारने के बाद, लेकिन वो टिकट उन्हें नहीं दिया गया, उन्हें इनकार किया गया और कहा गया कि आप संगठन के लिए काम करें। तो ऐसे में इस तरह की जो बात है वो अंदरूनी सूत्रों से निकलकर सामने आई। हालांकि मोहनलाल बड़ोली का जो पब्लिक स्टेटमेंट था वो इसी तरीके का था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो हाल फिलहाल लोकसभा का चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में जनादेश का वो सम्मान करते हैं और विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे अरविंद शर्मा सरीखे बहुत सारे नेता ऐसे थे जो लोकसभा का चुनाव हार कर विधानसभा का चुनाव भी लड़े और अब कैबिनेट मंत्री की भूमिका में हरियाणा सरकार में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उस वक्त इनकार किया गया था मोहनलाल बड़ोली को टिकट से और यही वजह कि ना वो विधायक बन पाए ना ही मंत्री बन पाए और बदले माहौल का कोई फायदा मोहनलाल बड़ोली को उस वक्त नहीं दिया जा सका। फिलहाल अब मौका आ चुका है और मोहनलाल बड़ोली को एक बार फिर से रिपीट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर तमाम रणनीतिकारों की तरफ से की जा रही है और मुझे लगता है कि उसी पर मोहर भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त लगा सकती है। वीरेंद्र जी, जो तैयारियां हैं, तैयारियों को देखते हुए क्या कहा जा सकता है? क्या बड़ा परिवर्तन, बड़ी रणनीति बनाई जा रही है पार्टी के द्वारा? क्योंकि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों के अध्यक्ष भी जल्द बदले जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। हरियाणा, यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी कुछ अध्यक्षों को जल्द ही बदलेगी पार्टी। किस तरफ इशारा है? ये तैयारियां क्या कहती हैं? पार्टी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी कई नामों की चर्चा है और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कैसी एक नई टीम लेकर आती है। देखिए जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए हरियाणा की बात है, देखो कहने वाले ये कह सकते हैं कि अगर मोहनलाल बड़ोली को अध्यक्ष ही बनाना होता तो पार्टी ये घोषणा पहले कर देती। ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि अभी तक घोषणा क्यों नहीं की। अगर क्या पार्टी मोहनलाल बड़ोली को बदलती है तो क्या उन लोगों को बल नहीं मिलेगा जो मोहनलाल बड़ोली को जो हटाने के लिए जो प्रपंच रच रहे थे। और उसके अलावा ये भी एक जातीय समीकरण के हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है? इस श्रेणी में बंतो कटारिया का भी नाम भी आता है। कृष्ण बेदी हालांकि प्रदेश के महामंत्री हैं और उनका भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन वो कैडर से नहीं है। कृष्ण पवार इंडियन नेशनल लोकदल से आए हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या सत्यप्रकाश जरावता जो भी वो भी दलित हैं, क्या उनके नाम पर विचार कर सकती है? ये बात देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ब्राह्मण के चेहरे पर ही आगे जाना चाहेगी, क्या किसी दलित को अध्यक्ष बनाना चाहेगी, क्या पंजाबी चेहरे को बनाना चाहेगी? पंजाबी चेहरे के रूप में संजय भाटिया का नाम भी आता है। तो ये अगर ब्राह्मण में भी है, अगर मोहनलाल बड़ोली को बदलना हो तो ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी पार्टी के पास विकल्प हैं। लेकिन ये बात है कि क्या मोहनलाल बड़ोली को इस समय बदलना, जबकि उनका अभी 1 वर्ष ही हुआ है, 1 वर्ष से कुछ समय अधिक ही हुआ है, तो क्या उनको बदला जाना उचित रहेगा? तो हरियाणा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अपनी कारगर नीति बनाएगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं होती हैं वो कल्पना से परे होती हैं, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ देखिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, क्योंकि आगे चलकर जो है महिलाओं के लिए जो सीटें भी आरक्षित होनी है तो भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को भी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। डॉक्टर कमला वर्मा पहले अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो ऐसे में किसी महिला को अध्यक्ष बनाने में वो महिला क्या अग्रवाल समाज से होगी, चाहे क्या दलित होगी, क्या किसी अन्य समाज से होगी, इस पर भी पार्टी की रचना हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की रणनीति है इसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी है। सब लोग अटकलें और अनुमान लगा रहे हैं। अगर एक बात है कि मोहनलाल बड़ोली को बदला जाता है तो क्या इससे पार्टी में अनुशासनहीनता को बल नहीं मिलेगा? तो ये कि पार्टी की जो छोटी टोली की अलग राय है, जो केंद्र तय करेगा, अध्यक्ष तो उसी को बनाया जाएगा। हालांकि एक बात प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, वो तो मात्र कागजी या औपचारिकता ही रहती है। जो केंद्र जिसके पक्ष में होगा उसको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस नाम पर विचार कर रही है, या बड़ोली के नाम पर ही आगे जाएगी, ये अभी सब हम कल्पना ही कर सकते हैं। देवेंद्र, जो तैयारियां हैं, तैयारियों के बाद सवाल ये भी है कि 20 अप्रैल के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पार्टी फैसला करने वाली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि राज्य स्तर पर जो अध्यक्ष हैं वो 20 अप्रैल से पहले मिल जाएंगे? ये जो तारीख दी गई है इससे पहले तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कि आज कल में 1-2 दिन में?
देखिए सौरभ, अभी तक जैसे व्यवस्था और जैसे एक परंपरा रही है पार्टी की, निचले स्तर पे चुनाव शुरू होता है, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सबसे लास्ट में होता है। पिछले कुछ चुनाव देखें, जो संविधान है या बीजेपी के जो काम करने के तरीके हैं, अनुशासन में रह के व्यवस्था के अंदर काम करना होता है। जैसा हमने पिछले चुनाव भी देखे, बूथ लेवल, क्योंकि बूथ लेवल कमेटियां 2019 में बनाई गई थी, पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल, ये सारी चीजें मेरे को 2019 में आई थी। और कांग्रेस जब 2019 का लोकसभा चुनाव हारी थी, तो कांग्रेस को ये समझने में 2 महीने लग गए थे कि पन्ना प्रमुख क्या होता है। तो मतलब माइक्रो लेवल पर पार्टी ने संगठन को मजबूत किया। उसके बाद ये लक्ष्य रखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 17 करोड़ लोगों की पार्टी, जो जिस तरीके पार्टी के लोग दावे करते हैं, तो व्यवस्था जो बनी हुई है, जो एक तरीका बना हुआ है, जो पैटर्न है, उसी पर पार्टी अभी तक चुनाव करवाती आई है। अभी 20 अप्रैल के तुरंत बाद कभी भी, मतलब 17 तारीख के, मतलब 5-7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर मान लीजिए 20 अप्रैल के बाद पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो नीति निर्धारक है, जो सारे फैसले करते, ये आवाज वहां से उठी है कि 20 अप्रैल के तुरंत बाद ज्यादा लेट ना किया जाए, क्योंकि 3-4 दिन का तो टाइम, अभी जो भी योजना चर्चा हुई होगी उसको अमली जामा पहनाने में 3-4 दिन तो चाहिए। तो 20 के तुरंत बाद जल्द से जल्द, ये है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। क्योंकि एक ऐसा बहुत कम हुआ है बीजेपी में, 1980 में बीजेपी राजनीतिक पार्टी बनी थी जनसंघ से, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव एक पूरे एक पैटर्न पे होता है। तो पार्टी के जो मौजूदा नेता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह है, जो करता धरता है, ये उनके बारे में ये ना आगे चलकर कोई कहे कि इन्होंने इनके कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 1.5 साल 2 साल लेट से हुआ। तो ये चाहते हैं जितना देरी हो गई होगी, लेकिन आगे देरी ना हो। जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए हरियाणा की बात है, जो मोहनलाल बड़ोली मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी ट्यूनिंग मुख्यमंत्री से ठीक बनी है। जैसे मुख्यमंत्री एक मतलब जमीन से जुड़े आदमी है, शरीफ आदमी माने जाते हैं, छवि अच्छी है पब्लिक में। और मोहनलाल बड़ोली भी वैसे है। मोहनलाल बड़ोली भले ही हाईली क्वालिफाइड ना हो, लेकिन 35 साल, मेरे को लगता है 35 साल पहले इनका मैंने इंटरव्यू किया था लोकसभा चुनाव जब सोनीपत लड़े, तो 35 साल पहले करीब ये आरएसएस से इन्होंने शुरुआत की थी। आरएसएस में इनकी बहुत जड़ें गहरी हैं, इसी वजह से इनको एमपी का टिकट मिला, सांसद का मिला, जिलाध्यक्ष भी रहे और सोनीपत के जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लोकसभा का टिकट भी मिला। और अभी जिस तरीके से चुनाव में परिणाम आए हैं, निकाय चुनाव है, विधानसभा है, लोकसभा है, तो ट्यूनिंग जो है मेरे को लगता है दोनों कोई ज्यादा मतलब बहुत हाई फाई नेता नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो। अभी हरियाणा में कोई चुनौती भी नहीं है। कांग्रेस से चुनौती थी, कांग्रेस खुद अपने उलझनों में उलझी हुई है। तो कुल मिलाकर मोहनलाल बड़ोली को रिपीट भी किया जा सकता है, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शंस है, पार्टी उन पर विचार तो करेगी। अब महेश, युवाओं पर फोकस करने को लेकर भी चर्चा चल रही है। किस तरीके का संगठनात्मक बदलाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा? किन किन वर्गों को साधने की पार्टी कोशिश करेगी? क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि हर वर्ग को साधने की पार्टी के द्वारा कोशिश की गई। लोकसभा चुनाव में भी इस तरह से बैलेंस देखने को मिला। इस बार संगठनात्मक बदलाव में किस तरह कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? ये था कि जो आए गए उसको लेकर काफी सारे नाम जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचे हुए थे, सीनियरिटी लिस्ट बनाए हुए थे, लेकिन ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। उन्हें उम्र सीमा दी गई, 30 से ऊपर का जो है महामंत्री उन्हें नहीं चाहिए। तो आप ये मानकर चलिए कि एक उम्र की सीमा यहाँ पर 30 वर्ष की उम्र की सीमा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी और उसी के आधार पर जो नए चेहरे हैं राजनीति में उन्हें कायम करने की, उन्हें पनपाने की कोशिश की गई थी। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने बयान में कह रहे थे कि उन्हें 1 लाख नए राजनेता चाहिए, नए राजनीतिक चेहरे चाहिए जिनका राजनीति से, जिनके कुटुंब का, जिनके परिवार का, जिनके वंश का कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं हो। यानी 1 लाख नए चेहरे पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सामने लाना चाहती है। तो ऐसे में यहाँ शुरुआत की गई है और संगठन में 30 वर्ष की जो उम्र सीमा है वो यहाँ पर दी गई ताकि नए जो चेहरे हैं वो राजनीति का अनुभव ले सकें और उन्हें उनके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे जो है राजनीति में बढ़ने का अवसर दिया जा सके। जो आज फ्रेश एंट्री की जा रही है, यानी 30 वर्ष की उम्र में जिन लोगों को
भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव वर्किंग में लाया जा रहा है, ऐसे लोग आज से 10 साल के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा एसेट बन सकते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश चेहरे होंगे, नए चेहरे राजनीति में माने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी तो पहले से इंप्लीमेंट कर चुकी है और अब जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया गया है कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब जिक्र यहाँ पर यह आता है कि कांग्रेस पार्टी युवा की नहीं मानती है। क्या विधायकों, पूर्व विधायकों के बेटों को ही यहाँ पर युवा माना जाता है? क्योंकि कांग्रेस का कल्चर तो अभी तक इसी तरीके का देखने को मिला है कि जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म की गई, यानी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव थे वो जो है बैन कर दिए गए, उसके बाद स्टूडेंट लीडरशिप यहाँ प्रदेश में उभरना बंद हो चुकी थी और युवा लीडरशिप के नाम पर जो कुछ था वो नेताओं के अपने बेटे थे, उनके पोते थे, उनके परिवार के लोग थे। तो ये मानकर चलिए कि विधायक और पूर्व विधायक मंत्रियों, चूंकि अब कांग्रेस पार्टी तो सत्ता से बाहर है तो विधायक और पूर्व विधायक ही आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के बेटे ही राजनीति में आगे बढ़ाए गए। कांग्रेस पार्टी में युवा चेहरों के रूप में उन्हें ही वोटिंग पैटर्न के जरिए चुनाव जिताकर जो है आगे तक भेजने की कोशिश की गई। अब ये बेहद महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी कि क्या पूर्व विधायकों के बच्चों को ही, उनके पुत्र सुपुत्र, उनकी बेटियों को ही युवा कांग्रेस पार्टी के लोग मानेंगे या कुछ नए चेहरों को भी यहाँ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? वीरेन जी, सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस को लेकर भी मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा, कांग्रेस के आगे कई चुनौतियाँ अभी देखने को मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव में देखा, उसके बाद विधानसभा चुनाव में, और लगातार जिस तरीके से संगठन में खींचतान देखने को मिल रही है, ये जो बैरियर है कांग्रेस का, क्या उसे ब्रेक थ्रू कर पाएगी पार्टी? जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि वो जो युवा हैं वो क्या, किस तरीके का पैरामीटर रहेगा, किसको युवा माना जाएगा पार्टी के अंदर? क्या इस स्थिति में कांग्रेस है जो बीजेपी को आने वाले समय में भी कुछ स्तर पर टक्कर दे पाए मौजूदा स्थिति में? देखिए, कांग्रेस ने इस बार रणनीति बदली है। तो कांग्रेस में अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस में संगठन नहीं है, 11 वर्ष से संगठन नहीं बना। अब कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहले नहीं बनाया जाएगा, पहले जिला स्तर पर जो है संगठन बनाया जाएगा, जिला पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ताकि ये कहने का अवसर ही नहीं मिले कि कांग्रेस का तो संगठन नहीं है। तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। पर लेकिन रणनीति बदलने के साथ साथ अब कांग्रेस को ये देखना है कि गुटबाजी पर कैसे अंकुश लगाए। गुटबाजी है, गुटबाजी सभी नेताओं की जो है महत्वाकांक्षा है वो शिखर पर है, सभी आप संगठन पर कब्जा चाहते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने हार के कारणों का विश्लेषण ही नहीं कर पाई है। तो अब देखिए, कांग्रेस की अलग अलग रणनीति है, कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग अपना प्रचार का, अपना अपना अलग संगठन का एक आधार रहता है, और कुछ कार्यकर्ता और नेता ऐसे हैं जो अपने बड़े नेताओं की परिक्रमा तक सीमित रहते हैं। उन्हें पार्टी के संगठन से कोई लेना देना नहीं है, वो नेताओं की परिक्रमा करते हैं, वो नेताओं की परिक्रमा से अनुमान लगा लेते हैं कि उनका जो है इससे ज्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके आधार मजबूत हो रहा है। लेकिन जब तक आम कार्यकर्ता के लिए संघर्ष नहीं होगा, आम कार्यकर्ता के साथ जुड़ाव नहीं होगा, तो कांग्रेस का संगठन बनाने का जो उद्देश्य है वो भी विफल हो जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां और पूरा वर्ष में कार्यक्रम रहते हैं, अभियान जारी रहते हैं, कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस ऐसी सक्रियता अभी तक बना नहीं पाई है। हालांकि देखिए, अब जो है ईडी के कार्यालयों पर प्रदर्शन और घेराव किया जा रहा है, लेकिन वो जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नदारद है। बेहद अहम बात आपने कोट की वीरेंद्र जी। देवेंद्र, ये जो ईडी की कार्रवाई हम देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं पर हो रही है, इसका क्या प्रादेशिक स्तर पर असर पड़ेगा? क्योंकि हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं और राहुल गांधी गुजरात से मैराथन तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, गुजरात मॉडल भी बीजेपी हरियाणा में लागू करना चाहती है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप सवाल ये कि राहुल गुजरात में कह रहे हैं कि जिलाध्यक्षों से पहले बूथ लेवल पर कोई कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस का ऐसा जो पार्टी को जिता सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लिए एक पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं, उनको प्यार से साइडलाइन करना होगा। ये तमाम जो तैयारियां हैं पार्टी की, कांग्रेस की खासकर, क्या रंग लाएंगी हरियाणा में? जो गुजरात से संगठन का वो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, और ये जो इफेक्ट किस तरह का देखने को मिलेगा जो कार्रवाई ईडी की हो रही है? देवेंद्र, देखिए सौरभ, देखिए मेरे को लगता है बीजेपी की लाइन पर अब कांग्रेस भी चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर काम किया, बूथ कमेटियां बनाई, अब हम कांग्रेस की भी सुन रहे हैं कि यूपी के चुनाव पर नजर है। इस बार यूपी में कुछ करना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। कभी यूपी में जलवा होता था कांग्रेस का, लेकिन अब बूथ स्तर पर कमेटियां बनेंगी अगले 1 साल में। जैसा भी एक उसमें अधिवेशन अहमदाबाद के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था 1 साल के अंदर
बूथ लेवल, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को ज्यादा पावर दिया जाए। 1 साल के अंदर हम ये सब एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तो मेरे को लगता है बीजेपी की सफलताओं से, बीजेपी की योजनाओं से, उनके तेज तरार फैसले लेने से कांग्रेस सीख रही है। और मेरे को लगता है कांग्रेस को अगर अपना अस्तित्व बचाना है, पार्टी को मजबूत रखना है, आगे बढ़ाना है, तो बीजेपी के जो टेस्टेड फार्मूले हैं उनको अपनाना होगा। और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी है, यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा कांग्रेस सीरियस नजर आ रही है। यूपी में उनको संभावनाएं नजर आ रही है। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव हैं और राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव की अभी 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई है, तो अब मेरे को लगता है पार्टी सारे वो उपाय करेगी, सारे प्रयोग करेगी जो अभी तक, जहां तक पार्टी का दिमाग काम नहीं किया। मतलब मजाक में कहूं तो दिमाग की बत्ती अब जलना चाहती है कांग्रेस की, उनको पता है अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि बीजेपी जितनी मजबूती से काम कर रही है, जिस तरीके हमने बताया कि आनंद फानंद में प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग हो गई, किसी को पता नहीं, तो फैसले लेने में बहुत तेज, नए प्रयोग करने में बहुत तेज, और जो योजना सवाल ये है देवेंद्र, क्या वो प्रयोग कांग्रेस के अंदर रिजल्ट्स की गारंटी, बहुत सारी चीजें बीजेपी में हो रही है जिससे कांग्रेस अब सीखना चाह रही है। महेश, शॉर्ट में चाहूंगा जवाब, ये प्रयोग क्या कांग्रेस भी अब करती नजर आएगी शॉर्ट में? देखिए, मुझे इस पर संशय साफ तौर से नजर आ रहा है। हमने सुना था कि दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तब ये बात कही जा रही थी कि बहुत मेहनत कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है, नतीजा क्या रहा, 0-0। तो मुझे इस तरह की जो गतिविधियां, यहाँ पर आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? आपने ब्लूप्रिंट पेपर पर तो तैयार कर लिया, आपने डिजिटल अपने टैब और लैपटॉप पर तो तैयार कर लिया, लेकिन जमीन पर उसे लागू कैसे करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा है, क्योंकि यहाँ पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ नेताओं के अपने जो गिरोह हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और अपने अपने गिरोह जो है वो अपने अपने फायदे, नफे, नुकसान के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल, अब आगे की रणनीति किस तरीके की देखने को मिलेगी सियासी दलों में, लेकिन बीजेपी की मैराथन तैयारियां जरूर चल रही हैं। बड़े स्तर पर प्रदेश अध्यक्षों की तब्दीली होगी और नए प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ राज्यों को मिलेंगे, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे। तो पार्टी मैराथन तैयारियां कर रही है, कांग्रेस की दूर दूर तक तैयारी नजर नहीं आ रही। ऐसे में बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने पेश होने वाली है, लेकिन बीजेपी बदस्तूर अपनी तैयारियों में जारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आगामी परिणाम किस तरह के होंगे ये तो लिफाफा देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले से तैयारियों की जाहिर सी बातें परिणाम अच्छे आएंगे, और पार्टी बीजेपी की बात की जाए तो वो उसमें कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में ही चल रही है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।